हेलो बच्चों, मैं श्याम गुप्ता कक्षा 12 की भूगोल विषय में आज हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय नंबर 19 जिसका नाम है हमारे संसाधन। बच्चों यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि संसाधन कहते किसे हैं, अर्थात संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो कोई पदार्थ जो कि मूल्यवान हो और मनुष्य के लिए उपयोगी हो और संसाधन कहलाता है। ये प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त हो सकता है और सांस्कृतिक रूप से भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य के लिए जो उपयोगी हो संसाधन कहलाता है। अब ये संसाधन जो कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उनके बारे में देख सकते हैं, भौतिक रूप से जैसे भूमि है, जल है, मृदा है और खनिज, जैविक जैसे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मत्स्यिकी, ये सभी प्रकार के क्या है हमारे लिए यहाँ पर संसाधन होंगे। इस पाठ में हम संसाधनों के महत्व को देखेंगे, उनके प्रकार, उपयोग के प्रसार, उनके वितरण और संरक्षण के विभिन्न उपायों को यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि संसाधन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब यहां पर देखेंगे संसाधनों का अर्थ और महत्व क्या है। तो संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानवीय उपयोग के वस्तुओं से है। ये प्राकृतिक भी, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से ये संसाधन हो सकते हैं। यहां पर देखते हैं कि संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं प्रकार के संसाधनों पर टिकी हुई है बच्चों, कि उसके पास किस प्रकार के और कितने संसाधन हैं। यहां पर देखते हैं जैसे भूमि, भूमि किस प्रकार की है, क्या उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, या किस प्रकार की भूमि है, उसका उच्चावाच कैसा है, जल किस प्रकार का है, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं हो सकता। ये सभी हमारे क्या है, संसाधन हैं। अब यहां पर बात करें तो ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु आवश्यक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि जो संसाधन हैं वो हमारे लिए मानव उपयोग के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखने वाली बात है बच्चों कि जो संसाधन मानव उपयोग के लिए नहीं है वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात जो भी वस्तु यदि वो मानवीय उपयोग के लिए नहीं है वो संसाधन नहीं है। जैसे कि मैं आपके लिए उदाहरण के द्वारा बताऊं यहां पर कि कुछ समय पहले तक यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम या थोरियम, ये इनकी हमें उपयोगिता पता नहीं थी, तो ये जहां पर भी मिलते थे ये संसाधन नहीं थे। वर्तमान में भी हम बात करें, केरल तट पर जो बालू उपस्थित है जो कि थोरियम के रूप में हमें पाई जाती है, जब तक उसकी नॉलेज हमें नहीं थी वो हमारे लिए संसाधन नहीं थी, बेकार की पड़ी हुई चीज थी। लेकिन जैसे ही हमें पता चला बच्चों कि वो थोरियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा का एक साधक होगा जिससे कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, तब वो संसाधन हमें हुआ। तो संसाधन का मतलब वहां पर क्या हुआ, संसाधन मानवीय उपयोग के लिए जो काम में आए वही संसाधन कहलाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन, संचार के साधनों, उद्योगों आदि को अपने संसार का निर्माण किया, और ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ काफी उपयोगी भी है और मानव के विकास के लिए आवश्यक भी है। जैसे कि क्या पृथ्वी की जैसे विकास होता गया हजारों लाखों वर्षों पूर्व, क्या पेट्रोल और कोयले का निर्माण नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो क्या वो संसाधन नहीं था? बिल्कुल नहीं था। उस समय वो संसाधन नहीं था, क्योंकि हमें ये जानकारी नहीं थी साथियों कि वो मानवीय उपयोग के लिए है। जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त हुई, जैसे ही उस पर रिसर्च हुआ, जैसे ही ज्ञान हमें प्राप्त हुआ कि वो संसाधन मानव उपयोग में आ सकता है, तब वो संसाधन की श्रेणी में आया, अन्यथा उससे पहले वो संसाधन नहीं था। ठीक है, तो हमने संसाधन देखे। अब संसाधनों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं। पहला है पुनर्नवीनीकरण, यानी कि वो दोबारा से उसका नवीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के हो गए। एक तो नव्यकरणीय या नवीकरणीय, जो कि उनका दोबारा से उनका उपयोग हम कर सकते हैं, नवीन जिनका उपयोग कर सकते हैं। अनव्यकरणीय जो एक बार उपयोग में आने के बाद समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा है चक्रीय, जो कि लगातार रूप से एक रूप से दूसरे रूप में हमें उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, कि जिसकी संसाधनों की उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर हम देख सकते हैं जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवों की उपस्थिति होती है, जीवों के कारण बनते हैं, और अजैविक होंगे कि जो जिसमें जीव की कोई इंपोर्टेंस नहीं होगी। तीसरा है उपयोग के आधार पर, जिसमें भी हम देखते हैं कच्चा माल, जिसमें खनिज आधारित संसाधन है, वनस्पति आधारित संसाधन है, खाद्य पदार्थों से संबंधित संसाधन है, और दूसरा है यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा,
के पुनर्भरण के अयोग्य और पुनर्भरण के योग्य। ये हम देख सकते हैं कि वो जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से होगा। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों की जैविक जो संसाधन है वो कौन-कौन से हैं कि इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त जीवित तत्व सम्मिलित है। इनमें क्या होता है कि जो जैविक संसाधन है इसमें जीवित तत्व है, जैविक जो है जीव है वो यहाँ पर शामिल होते हैं, जैसे कि वन है, वन उत्पाद हैं, फसलें हैं, पंछी हैं, वन्य जीव हैं, मछलियां हैं, अन्य समुद्री जीव हैं। ये क्या है? जैव संसाधन के रूप में होते हैं और मानवीय लाभ के रूप में काम में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया संसाधन तो वही होंगे जो मानव के काम में आए। ये संसाधन नवीकरणीय है क्योंकि ये स्वयं को पुनर्उत्पादित व पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि वन है, फसलें हैं, पंछी हैं, वन्य जीव हैं, ठीक है, अन्य समुद्री जीव हैं, मछलियां हैं, ये सब क्या है? नव्यकरणीय है। लेकिन बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि यदि इनका हमने अत्यधिक उपयोग किया तो फिर यह समाप्त प्राय भी हो सकते हैं। वन का हम एक सीमा तक यदि हम उपयोग कर रहे हैं वनों का या वन उत्पादों का एक सीमा तक उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, फिर नए पेड़ लग रहे हैं, तो ये साइक्लिक यदि चक्रीय अवस्था में यहाँ पर काम हो रहे हैं, जितने पेड़ काटे गए उतने ही पेड़ या उससे ज्यादा पेड़ लगाए गए तो ठीक है। लेकिन यदि एक अवस्था में हमने ज्यादा पेड़ काट लिए या ज्यादा फसलें प्राप्त करने लगे या ज्यादा मछलियों को पकड़ने लग गए, ज्यादा समुद्री जीवों पर डिपेंड होने लगे, तो फिर क्या होगा? समस्या खड़ी हो सकती है। फिर यहाँ पर नवीकरणीय का जो यहाँ पर मसला है वो यहाँ पर उपयोग में नहीं आ सकता। तो कोयला है, खनिज तेल है, ये भी जैविक संसाधन है, लेकिन ये नवीकरणीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बार उपयोग में आने के बाद इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कोयला और जो खनिज तेल है लाखों हजारों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान जमीन के नीचे बनते हैं। अब अजैविक संसाधन की बात करते हैं। इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जैसे कि भूमि, जल, वायु, खनिज, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना आदि अजैविक संसाधन इनमें पाए जाते हैं। ये समाप्त होने योग्य होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें अपने आप में पुनर्जीविता नहीं होती, दोबारा से रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए समाप्त होते हैं और पुनर्नवीनीकरण के योग्य नहीं है, क्योंकि ये न तो नवीनीकृत हो सकते हैं और न ही पुनरुत्पादित हो सकते हैं। जैविक संसाधनों का वितरण की यदि हम बात करें बच्चों तो पहला है हमारा वन। वर्तमान में भारत की 75.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि वनाच्छादित है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20% है। उस समय जब हमारी बुक में जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें 23% इसमें हमारे यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल का वन में है। वनों के वितरण में लगभग 83% का अंतर पाया जाता है भारत के अंदर। बच्चों इसमें 83% का अंतर है, मतलब जहां एक और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर 87% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। वहीं हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा जो राज्य बच्चों, उसमें केवल 4% क्षेत्र में ही वन, यानी कि भिन्नता काफी पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग राज्यों में यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है। बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है बच्चों, उसके अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए? 33, यानी कि 1/3 जो भूमि है उस पर वन होने चाहिए, वनाच्छादित होना चाहिए। अब ये हमारा टारगेट हो गया बच्चों कि हमें 33% भूमि पर वन होने चाहिए। दुर्भाग्यवश ये हमारी वन नीति में निर्धारित मानदंड से नीचे है। कितना था? 23% था। तो 10% का यहाँ पर डिफरेंस सीधा सीधा आ रहा है, इसे हमें भरना होगा। अब हमारे यहाँ भारत में देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, कंटीली झाड़ियां है, ज्वारीय वन है, पर्वतीय वन है आदि। ये जो वन है ये भारत में पाए जाते हैं। तो भारत इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है बच्चों कि यहाँ लगभग सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। बात करते हैं वन्य जीव। वन्य जीव में भी भारत में काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जलवायु पाई जाती है बच्चों, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन और उनसे संबंधित वन्य जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बहुसंख्य प्रजातियां मिलती है। ज्ञात विश्व में जानवरों की पाए जाने वाली कुल जो प्रजातियां है वो लगभग 1 मिलियन है। 1 मिलियन का मतलब समझते हो आप? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन में, ये तो हो गया बच्चों 1 मिलियन, इसमें होते हैं 10 लाख। और 1 बिलियन जिसे हम कहते हैं बिलियनियर,
1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, इसे हमें पता होना चाहिए। तो हमारे जो विश्व में देखें तो लगभग 1 मिलियन 1.05 मिलियन प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, भारत में यदि पंछियों की बात करें तो 1200 से अधिक प्रजातियां यहां पर पाई जाती है। स्तनपायी जीवों में हमारे पास विशालकाय हाथी है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, और असम, केरल और कर्नाटक के वनों में यह पाया जाता है यदि वन्य जीवों की हम बात करें। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ऊंट जैसा शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला जानवर भी पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं हम बात करें तो कच्छ के रण में जंगली गधे भी पाए जाते हैं गुजरात में। तो यहाँ पर वन्य जीव की स्थिति देखिए, गुजरात के ही गिर वनों में भारतीय सिंह जो इंडियन लायन है, शेर, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक सींग वाला जो गैंडा है जिसे राइनो बोलते हैं हम, वो एक सींग वाला जो गैंडा है वो भी असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें हिरण की प्रजातियों में हांगुल, जिसे कश्मीरी मृग कहते हैं, स्वाम्प हिरण, चीतल, कस्तूरी मृग, पिशूरी आदि जो है ये हिरण की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो भारत में हम कह सकते हैं कि वन्य जीवों के मामले में भारत काफी समृद्ध है। बिल्ली परिवार के अंतर्गत पाए जाने वाले जानवरों में तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ, भेड़, हाड़ी बकरी, साकिन, छछूंदर और तापिर आदि ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत वन्य जीव से संबंधित काफी समृद्ध है। बाघ यहाँ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसे टाइगर बोलते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी जो मध्य प्रदेश में है वहां पर चीता जो लाया गया है अफ्रीका से और उसे वहां पर छोड़ा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रयास भी होते जा रहे हैं। पशुधन की यदि हम बात करें बच्चों तो विश्व की लगभग 57% भैंसें भारत में पाई जाती है, लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं। भारत के 2/3 से ज्यादा मवेशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में पाए जाते हैं। लगभग मध्य का जो एरिया है भारत का उसमें ही अधिकांशतः यहाँ पर मवेशी पाए जाते हैं क्योंकि जलवायु उस प्रकार की होती है। भारतीय कुल भेड़ों का 1/4 से अधिक हिस्सा राजस्थान में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु भेड़ों के लिए अनुकूल होती है। जबकि भारत की आधे से ज्यादा बकरियां बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले पशु जैसे कि बैल, भैंस, गाय आदि भारत में कृषक समुदाय के मित्र भी होते हैं क्योंकि ये एक साथ एक तरफ जहां कृषि के लिए लाभदायक होते हैं वहीं कृषि के लिए भी ये खाद का काम भी करते हैं। यहाँ पर मत्स्य की यदि हम बात करें बच्चों तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल महाद्वीपीय आकार, बड़ी झीलों, नदियों में मछलियों के भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है, यानी कि अच्छी सुविधा है यहाँ पर मत्स्यिकी का उत्पादन करने की भी। सागरीय धाराओं, कुशल मछुआरों के कारण देश में मत्स्यिकी के विकास के प्रचुर अवसर हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियों की 1800 से भी ज्यादा प्रजातियां विद्यमान है, यानी कि भारत में मत्स्यिकी की अच्छी संभावना है। देश के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 37% भाग अंतः स्थलीय मत्स्यिकी से आता है। मतलब समुद्री किनारों का जो उत्पादन किया जाता है मछली पालन में समुद्री किनारों का, उनके अलावा यानी कि इंटरनल यदि हम बात करें तो इनलैंड यहाँ पर मत्स्यिकी का उत्पादन किया जाता है वो 37% है। और प्रमुख मछलियां कौन कौन सी है? कतला, रोहिला, काला बासिल, मृगल, कार्प, ये प्रमुख यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली मछलियां है। तो प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का पूछे तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियां कौन कौन सी है। अब बात करते हैं अजैविक संसाधनों का वितरण, जिसमें प्रमुख है भूमि संसाधन। अब अजैविक संसाधनों में बच्चों भूमि संसाधन है क्योंकि भूमि संसाधन बेस है, किसी भी रिसोर्सेज का सबसे बेस यही हो सकता है क्योंकि भूमि होगी तो ही सारी चीजें वहां पर हो सकती है। तो भारत की भूमि काफी विशाल है, 7वां नंबर आता है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। वृहद आकार स्वतः एक बहुत बड़ा संसाधन है, लगभग 30% क्षेत्र पर्वतों से ढका हुआ है और भूमि का लगभग 43% क्षेत्र मैदान होने के कारण कृषि के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया जाता है। तो यहाँ पर कृषि के लिए भी मैदान उपस्थित है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, पठार भी है, तटीय क्षेत्र भी है, द्वीप भी है, सभी चीजें हमारे प्यारे भारत में है। से 27% क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है जो कि खनिज और धातुओं का भंडार पाया जाता है। तो ना केवल हम पहाड़ों से समृद्ध है, मैदानों में कृषि भी की जाती है और जो पठार है वहां पर खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है। इस तरीके से भारत हमारा समृद्ध रूप से है।
जल संसाधन की यदि बात करें तो भारत भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जल संसाधन है। यहाँ जो औसत वर्षा है वो भी काफी ठीक होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 117 सेंटीमीटर यहाँ पर पाई जाती है। भारत में नदियां धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है और तीन प्रमुख नदियां बच्चों तीन प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कुल धरातलीय जल का लगभग 60% वहन करती है और भारत की पुनर्भरण योग्य भूजल क्षमता 434 अरब घन मीटर है। यानी कि अच्छी स्थिति में भारत की यहाँ पर जल संसाधन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखें तो केवल 4% ही जल यहाँ पर उपयोग योग्य है विश्व का, जबकि लगभग 16% जनसंख्या भारत धारण करता है पूरे विश्व की। तो 16% जनसंख्या के लिए केवल 4% ही जल है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो यदि हम अच्छे से उसका उपयोग करें, अच्छे से मैनेजमेंट करें तो काफी ठीक है। खनिज संसाधनों की बात करें तो भारत खनिज संसाधनों में बहुत ही धनी है और इनमें एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता भी है। और हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे यहाँ पर कि जल संसाधन में कौन कौन से हैं, खनिज संसाधनों में क्या क्या भारत के अंदर व्यवस्थाएं हैं आदि हम यहाँ पर आगे देखेंगे। संसाधनों का उपयोग की बात करें तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्रारंभ से ही संसाधनों का उपयोग करता आ रहा है और यह प्रक्रिया संसाधन उपयोग कहलाती है। तो मानव की जब से उत्पत्ति हुई है बच्चों, तब से ही संसाधन का उपयोग करता आ रहे हैं, लेकिन संसाधन का जो प्रारूप है, संसाधन का उपयोग करने का जो तरीका है वो लगातार बदलता हुआ जा रहा है। जब हम आदिम थे तब हम केवल जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, पत्थरों पर वहां पर उपयोग करते थे, ठीक है, गुफाओं में रहते थे, तो वो संसाधन थे। उसके बाद धीरे 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 एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, पशुधन का डेवलपमेंट हुआ, तो वो हमारे संसाधन हुए। तो संसाधनों का जो तरीका है वो लगातार समय के सापेक्ष में, ज्ञान के सापेक्ष में, नॉलेज के सापेक्ष में बदलता हुआ रहता है। ठीक है, जो कल हमारे लिए यूजलेस था, हो सकता है वो आज संसाधन बन जाए। लेकिन कब बनेगा? जब हमें उसकी नॉलेज होगी कि यह चीज हमारे लिए यानी कि मानव के लिए उपयोगी है। भारत में संसाधन उपयोग की जो सीमा है वो हाल ही के दशकों में न केवल तेजी से बढ़ती जनसंख्या को भोजन देने बल्कि विशाल भारतीय जनसंख्या के आर्थिक जो कल्याण को गति प्रदान करने की इच्छा ने संसाधनों के उपयोग को चमत्कारिक रूप से बढ़ा दिया है। लगातार भारत की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ती जा रही है और इसका जो पैटर्न है वो भी बदलता हुआ जा रहा है। जैसे रहन सहन का पैटर्न है, खान पान का पैटर्न है, यह भी बदलाव होता जा रहा है, इसलिए भी संसाधनों पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। संसाधनों के अधारणीय उपयोग के कारण इसमें पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा मिल रहा है। तो लगातार रूप से हमें यह जो चैलेंज है यह सामने आ रहे हैं कि हमें जो संसाधनों का उपयोग है वो हम ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, अतिरिक्त मात्रा में कर रहे हैं, जो संसाधन है वो वेस्टेज जा रहे हैं, इनका भी हमें ध्यान में रखना होगा। मृदा अपरदन हो रहा है, वन नाशन हो रहा है, अति चराई हो रही है, वनों के असावधानी पूर्वक प्रबंधन के कारण मृदा जैसे मूल्यवान संसाधनों का भी यहाँ पर हास हो रहा है। तो ये सभी संसाधनों का हास ना हो, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। जल संसाधनों का शोषण हो रहा है जिस कारण ये तेजी से कम हो रहे हैं। साफ पानी की, शुद्ध पानी की, पीने योग्य पानी की कमी देखी जा रही है साथियों। तकनीक कमी के कारण भारतीय नदियों की कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग 38% ही उपयोग के लिए उपयोग है। तो केवल 38%, बच्चों 38% ही उपयोग के लिए उपयोग है, बाकी का उपयोग में नहीं आ रहा है भारतीय नदियों में। तो हमें इस प्रकार की तकनीक उपयोग में लेनी होगी कि हमें इसका मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब अधिकतम उपयोग इसका हम किस प्रकार से करें, यह भी हमें काम करना है। संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं तो संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य उनके विवेकपूर्ण व नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय, दुरुपयोग व अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग करना है। संसाधनों का उपयोग तो हमारे लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसको अतिरिक्त या बहुत ज्यादा तेजी से इसका उपयोग करें, अनियंत्रित रूप से इसका उपयोग करें। तो हमें करना क्या है बच्चों? हमें संसाधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन नियोजित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से। क्या वो साइक्लिंग हो सकते हैं? क्या उनकी जगह ऐसे दूसरे संसाधन हैं जो कि नवीकरणीय हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं? तो आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए, तकनीक का उपयोग करते हुए हमें इस पर ध्यान देना है। सतत पोषणीय विकास के विचार को भी ध्यान में रखना है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हम संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इससे लाभान्वित होती रहे। हमने यदि अंधाधुन
करण से इन संसाधनों का उपयोग करते गए तो क्या आने वाली जनरेशन इसका लाभ उठा पाएगी? बिल्कुल नहीं उठा पाएगी। तो आने वाली जनरेशन का भी हमें ध्यान रखना है और सतत पोषणीय विकास के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करना है। संसाधन विरासत है जो कि मानव समाज की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। यह आवश्यक है कि लोगों के मध्य संसाधनों के परिरक्षण संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर विनाश के घातक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संसाधनों के संरक्षण की जो विधियां है वो कौन-कौन सी है? तो पहले हमारी जो विधि हुई वो हुई जागरूकता। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। यदि जागरूकता नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा तो हम इसका ज़्यादा से उपयोग नहीं कर सकते। मतलब लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा है वो है वनारोपण। संरक्षण की विधियों में हम देखें कि पहला जागरूकता है बच्चों, लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे तभी इस पर काम हो सकता है। और वनारोपण अधिक से अधिक यदि वनों का हम यहाँ पर वन रोपण करेंगे, वनों के बारे में पेड़-पौधे लगाएँगे तो हमें संरक्षण हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई कर सकते हैं, झूमिंग कृषि को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा अति चराई व अवनालिकाओं को रोक सकते हैं। मृदा संरक्षण की महत्वपूर्ण यहाँ पर विधियाँ है क्योंकि मिट्टी बच्चों यहाँ पर मिट्टी यानी कि मृदा का यहाँ पर अपव्यय हो रहा है, मृदा का यहाँ पर परिवहन अपर्दन हो रहा है जो कि मृदा क्षरण हो जाता है, जिससे क्या होता है मृदा जो संसाधन है वो समाप्त होता जा रहा है जो कि बहुत बड़ी समस्या है। मृदा संसाधन यदि समाप्त हो जाएगा तो फिर खाद्य समस्या हो जाएगी, ठीक है? खाने की समस्या पैदा हो जाएगी और भविष्य में ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इसी प्रकार से समस्या होती गई तो बहुत बड़ा खाद्य संकट हो सकता है। अब बात करते हैं वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण, फव्वारा, ड्रिप, ट्रिकल सिंचाई तकनीक का उपयोग, औद्योगिक या घरेलू उपयोग हेतु जल का पुनर्चक्रण अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो यह है जल संसाधन के संरक्षण के लिए या मृदा संसाधन के संरक्षण के लिए हमने यहाँ पर बताया। अब बात करते हैं हम कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है इसलिए कुशल उपयोग, निकालने, शोधन की ज्यादा अच्छी तकनीकों का विकास, खनिजों का पुनर्चक्रण तथा स्थान पन्नों के उपयोग द्वारा इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। जो खनिज जो हमारे संसाधन है उनका हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर, पवन, जल का विकास करना होगा। तो यहाँ पर गैर पारंपरिक जो स्रोत है, जो कि नव्यकरणीय भी होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, कभी खत्म नहीं होगी, तो क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, उसका अधिक-अधिक रूप से कैसे उपयोग करें, नई-नई तकनीक उस पर कैसे करें? यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है। पवन ऊर्जा ये भी कभी खत्म नहीं होगी। जल का विकास, जल ऊर्जा का विकास, यह इस प्रकार की ऊर्जा है जो परंपरागत ऊर्जा है, वो यहाँ पर होगा जिससे कि ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग कर सकें और भविष्य के जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी संरक्षित हो सके ऊर्जा संसाधन। अब संरक्षण पर नीति कौन-कौन सी आई है, उसके बारे में देखें 1980 में केंद्रीय स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया। 1988 में इसे संशोधित इस पर नीति बनाई गई। 1983 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। 1985 में इसे पुनर्संगठित किया गया। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में पारित की गई जो कि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, नौ संचालन, जल के औद्योगिक व अन्य उपयोग के अलावा सबसे बढ़कर पेयजल को प्राथमिकता देना है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 1987 में जो जल नीति आई थी, वो कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें ठीक है लेकिन सबसे पहले पेयजल, सबसे पहले पीने का पानी, साफ पीने का पानी सभी नागरिकों को देना हमारी ज़िम्मेदारी है। 1990 में बनी राष्ट्रीय खनिज नीति, खनिजों के उत्खनन, निर्यात के लिए घरेलू विदेशी उपक्रमों को निवेश की अनुमति देती है। यहाँ पर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग भी यहाँ पर संभावित होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो संसाधन हैं वो कैसे हैं, सीमित है। हम उसका अधिकाधिक उपयोग कैसे करें, उनका संरक्षण कैसे करें, उन पर कौन-कौन सी नई-नई तकनीक बनाएँ और ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि संसाधन अनवरत रूप से पिछली पीढ़ियों के द्वारा प्रदान किए गए वर्तमान जो संसाधन है वो किस प्रकार से अगली पीढ़ियों तक अनवरत रूप से चलते रहे। धन्यवाद।